हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल। ये आपकी जो 27 तारीख को परीक्षा होने वाली है फरवरी में, यानी कि विज्ञान की, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय था नहीं, इसलिए लेट हो गया, लेकिन चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, अभी तो 2 दिन है। चलिए यहाँ से अगर हम प्रश्न देखें, आप लोगों से अगर प्रश्न में पूछा जाए कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यानी अम्ल कर देता है या क्षार कर देता है, तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। प्रश्न समझते चलिएगा कि कहाँ से कैसे पूछा जाएगा। चलिए यहाँ से है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है। ये अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? स्वच्छ मंडल कार्निया पर होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर आपसे लोगों से पूछा जाएगा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य होता है वो दीर्घ वृत्ताकार क्यों दिखाई देता है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। चलिए देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आप लोग से पूछा जाए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसमें प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, किसमें? समतल दर्पण में। चलिए अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 0, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से चलिए समझ लेते हैं कैसे होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे होता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे है, अतः दर्पण से प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये बात याद रखिएगा। यानी जितना, अगर आपसे पूछ लिया जाए समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। चाहे जिस पूछे बता ले जाएंगे आप लोग। यहाँ से आप प्रश्न पूछा जाता है कि वोल्टता को निरूपित करने वाला विकल्प कौन सा है, तो किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय, या W बटे में I गुणे T, यानी एम्पियर गुणे टाइम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट होम साइंस ये सब पढ़ा हुआ है वहाँ से, और हिंदी और सोशल साइंस का मैंने डाला था, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी आए हैं। दोस्तों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, जिससे इंग्लिश का भी मैं डाल दूं। आप लोग से कहा था मैंने कि हाँ, इसको बनाने में समय लगता है, लिखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं फ्री में। मानव के दांत कैसे होते हैं? ऑप्शन में दे दिया जाए गर्तदंती, विषमदंती या द्विबारदंती होते, या दे दिया जाए उपरोक्त सभी, तो क्या होते हैं? उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि गर्तदंती, विषमदंती तथा द्विबारदंती होते हैं। मानव यकृत में अगर पसलियों की संख्या पूछी जाए तो 3 होती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है? या सिर्फ पूछा जाए कि हाँ, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का क्यों बना होता है, तो बताएंगे आप, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक तथा प्रतिरोध अधिक होता है। गलनांक की बहुत अधिक की बात की जाए तो ये जल्दी गलता नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका गलनांक अधिक होता है। इस टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 2100 होता है, ठीक है। 2100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बात याद रखिएगा। और इसका प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? अधिक होता है। चलिए विद्युत मोटर की बात की जाए तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है या स्थानांतरण होता है। ऑप्शन दिया रहेगा कि यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या दोनों, या कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। फिर अगर पूछा जाए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो आर्स्टेड ने की थी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन / एम्पियर मीटर होता है। ये याद रखिएगा, न्यूटन एम्पियर मीटर। ये मीटर एम्पियर कैसे लिखा रहेगा, इस तरीके से ऑप्शन में पूछा जाएगा। या फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि यह वेबर मीटर स्क्वायर होता है, ये दोनों होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अगर पूछा जाए, यहाँ पे याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन / एम्पियर मीटर होता है, या वेबर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर बात की जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वेबर मीटर स्क्वायर या टेस्ला या गॉस होता है। यानी ये तीनों जहाँ पे मिले तीनों होता है, याद रखिए। कहीं मिल जाए सब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। ये सब कन्फ्यूजन वाले रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा रहता है ना, तो यही सब क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। किन्हीं 2 चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ से मान लो कि आपके 2 चुंबक हैं,
एक ये चुंबक है और एक ये चुंबक है, यानी ये ध्रुव की समान की बात की जाए, मान लो कि ये यस है साउथ, ये भी यस है साउथ, और ये क्या है नॉर्थ पोल, और ये क्या है नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी ये क्या कह रहा है कि समान ध्रुव यानी साउथ प्लस साउथ को मिलाएंगे जब हम चुंबक को, तो क्या करेगा वो प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि पास नहीं आएगा, वो भागेगा दूर और, ठीक है। और जब असमान रहेगा यानी नॉर्थ पोल साउथ से मिलाएंगे, मान लो यहाँ पे हम नॉर्थ कर दें और यहाँ पे साउथ है, ये इसको चुंबक को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ये आकर्षित करेगा। तो ये बात याद रखिएगा, जब असमान रहेगा तो आकर्षित करेगा, और समान जब रहेगा ये ध्रुव यानी पोल तो क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग से अगर प्रश्न पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जल प्रयुक्त किया जाता है लेंस बनाने के लिए, या कांच, या प्लास्टिक, या सभी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये यहाँ से जल दे दिया जाएगा, कांच दे दिया जाएगा और प्लास्टिक, और एक लास्ट में रहेगा जिसमें दे दिया जाए मान लो मिट्टी, तो मिट्टी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा, तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, ये चारों में क्या होगा, अत्यधिक छोटा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अनंत की बात की जा रही है यहाँ पे। आप जब बुक उठाकर देखेंगे तो जब अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, या उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, या अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, या उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो अनंत लिखा रहेगा, अनंत में हमेशा जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों में बनता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस तथा उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये चारों में क्या होता है, अनंत पर क्या होता है, प्रतिबिंब सदैव छोटा ही बनता है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नवत प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो उत्तर हो जाएगा 1/25 ओम या 1/25 ओम बनाया जा सकता है। मतलब इस तरीके से लिखा जाए या फिर इस तरीके लिखा रहेगा। जैसे प्रतिरोध की हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे जो बनाया जाता है ना, ऐसे प्रतिरोध यहाँ पे बीच में ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, इसे 5 अगर करने तो 1/5 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 5 25। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगर आप लोग से ऑब्जेक्टिव में 20 जो पूछे जाते हैं यहाँ से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। एक छात्र कक्षा में सबसे पिछली सीट पर बैठकर बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ सकता है, परंतु वह अपनी पुस्तक में लिखे अक्षर नहीं पढ़ पाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, उसकी आंख का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, या उसकी आंख का निकट बिंदु पास आ गया है, या उसकी आंख का दूर बिंदु दूर चला गया है, या उसकी आंख का दूर बिंदु पास आ गया है। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, उसकी आंख का निकट बिंदु जो है उससे दूर हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, चित्र में भाग ए बी और सी किस क्रम में होते हैं। ए दिए जब ऊपर ये देखिए, यानी एक मान लो कि बीज है तो हम क्या सबसे ऊपर, यानी जब कोई मान लो कि एक वखुआ अखुआ टाइप का निकलता है ना, चना भिगोते हैं तो वो जो रहता है तो ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, और निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। और बीज में ये जो होता है क्या होता है, बीज पत्र होता है, यानी सीड कोट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन में क्या रहेगा, प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर। सबसे ऊपर प्रांकुर, बीच में बीज पत्र और नीचे क्या होता है, मूलांकुर होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे ये सब क्वेश्चन। ये देखिए प्रश्न, चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा यानी मुख द्वारा फूंका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, हमारे जो जब मुंह से वायु निकलती है, जब फूंकते हैं तो उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसी का कारण क्या होता है, दूध का रंग, यानी चूने, यानी जो दूध का नहीं मतलब चूने के पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पहले हुआ है। चलिए इसमें अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। जीव यानी जीवों को मारना
नहीं चाहिए जैसे, ठीक है, इसके लिए है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी तथा मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। आप लोग से पूछा जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग है दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी तथा मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने में, पूरा है। अगला है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनता है। आप लोग से पूछा जाए कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है, ऑप्शन में रहेगा रेटिना पर, कार्निया पर, कुछ भी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रेटिना पर होता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये बात याद रखिएगा आप कि स्वस्थ नेत्र मतलब स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ से देखिए मैंने लिया है, आप लोग से अगर पूछा जाए कि धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। यानी बहुत पतले से पतले उसको हम पीट कर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल पतला कर सकते हैं। इससे तो ये तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है, इसलिए होता है। यानी धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, यानी इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। चलिए, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट यानी तंतु, फिलामेंट को क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। यानी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट यानी तंतु बनाने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? टंगस्टन का किया, तभी ऊपर मैंने बताया ही था, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे वो बता दिए। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है, लेकिन ये मान लो कि अति लघु उत्तरीय में 4 नंबर का पूछा जाता है कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आप लोग से पूछा जाए, जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर मैं चलिए पढ़ देता हूँ। सूर्य से आने वाले रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, अतः बैंगनी रंग वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराता है और उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है। इसीलिए क्या होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश कई परतों से गुजरता है, जिससे ऊपरी परतें गर्म होती हैं जबकि निचली परतें ठंडी होती हैं। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कई बार अपवर्तित होता है और हमें तारे क्या है? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये याद रखिएगा। अगर आप लोग से पूछा जाए कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। लेकिन अगर केवल पूछा जाए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। कन्फ्यूजन में मत रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। अगर पूछा जाए कार्बन के अपर रूप कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट क्या हैं? कार्बन के अपर रूप हैं। आप लोगों से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। तो चिन्ह परिपाटी आप कैसे लिखेंगे? यानी परावर्तन कैसे होता है उसके लिए चिन्ह परिपाटी लिखना है। तो हम आपतित किरण ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यानी वस्तु जब एक ये क्या है? चिन्ह परिपाटी ऐसे लाइन बना दिए तो मूल बिंदु क्या हो गया? ये है मूल बिंदु है। यहाँ से हम जब किसी दाईं तरफ जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जब इधर बाईं तरफ जाएंगे तो क्या होगा? निगेटिव होगा। ये याद रखिएगा। और जब ऊपर की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, तो वस्तु ऊपर की ओर अगर जाएगी तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा? निगेटिव होगा। यही चीज़ यहाँ पे गोलीय दर्पण के परिपाटी लिखी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए ध्यान से। यानी दर्पण में बाईं ओर नापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऊपर मैंने बता ही दिया। दर्पण से दाईं ओर नापी गई दूरी धनात्मक होती है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक दूरी होगी, और जबकि मूल बिंदु से नीचे आने के लिए क्या होगी? दूरी ऋणात्मक होगी। फिर से बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए, जिससे इंग्लिश का वीडियो डाल दूँ और जल्दी डाल दूँ। ये बात याद रखिए, क्योंकि विज्ञान का मैंने बताया था, चैनल जितने लोग ज़्यादा संख्या में बढ़ेंगे उतने जल्दी मिलेगा। अब 2 दिन बचे हैं, आज फिलहाल अब पढ़ लीजिए, दे दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ से आप लोग से पूछा जाएगा तत्व, ये परमाणु क्रमांक दे दिया जाएगा कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, जैसे कि 10 है परमाणु क्रमांक, 20 है, 7 है और 14 है। ये किसका परमाणु क्रमांक है? और इसके जो हमें ज्ञात करना है, इन तत्वों की पहचान करिए, यानी कौन से तत्व हैं ये, और सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या लिखना है। क्या लिखना है? समूह संख्या बतानी है, कौन से समूह संख्या में आता है, और इसका आवर्त बताना है, किस आवर्त में आएगा ये सब पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ध्यान से देख सकते हैं आप। परमाणु क्रमांक, वैसे तो आप लोग परमाणु क्रमांक 30 तक याद कर लीजिए, 30 तक में कुछ भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप KMLN वाला 2 8 18 32 वाला याद कर लीजिए, करना रहता है, सब पूछे जाते हैं। 10 की हम बात करें, किसका परमाणु क्रमांक है? तो नियान का है। इसका संकेत क्या होता है? यानी होता है।
और इसके समूह की बात करें तो शून्य समूह में पाया जाता है, शून्य में होता है। और वर्ग इसका क्या है, सेकंड है। अगर 20 की हम बात करें, परमाणु क्रमांक किसकी होती है, किस तत्व का होता है, तो कैल्शियम का होता है। और समूह वर्ग सेकेंड है, ठीक है। और वर्ग क्या है, फोर्थ है, याद रखिएगा। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें 7 है तो इसका एलिमेंट नेम जो क्या होगा, नाइट्रोजन होगा इसका, ठीक है। और प्रतीक सिंबल क्या होगा, एन होगा। और समूह यानी ग्रुप की बात की जाए तो 5th ये होगा। और वर्ग, ठीक है, ग्रुप की बात की जाए तो क्या होगा, याद रखिए बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5A याद रखिएगा और वर्ग याद रखिएगा, ठीक है। सेक्शन यानी कि सेकंड है। और ये क्या है, 14, ये किसका परमाणु क्रमांक है, तो सिलिकॉन का है। सिलिकॉन को हम अगर ग्रुप की बात करें तो क्या है, किसमें पाया जाता है, 4 ये, ठीक है, ये समूह है। और इसमें क्या है, तीसरा वर्ग है, ये बात याद रखिएगा। और चलिए यहाँ से आपके पूछे जाते हैं निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं बनाइए, ठीक है, IUPAC नाम। और ये संरचना पूछा जाता है, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे ये 4 दे दिया है मैंने, यहाँ से आएंगे क्वेश्चन। अगर यहाँ से बात किया जाए क्लोरोप्रोपेन, तो क्या बनाएंगे, 3 कार्बन बनाएंगे और इसके पीछे क्या लगाएंगे, क्रियात्मक समूह Cl लगाएंगे। और बाकी सब में क्या होगा, HH। ये बात याद रखिएगा कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4th होते हैं। ये 4th बॉन्ड याद रखना कि बॉन्ड हमें छूटना नहीं चाहिए। और मेथिल प्रोपेन 2 मेथिल की बात की गई है, तो यहाँ पे 2 मेथिल यानी 1 से काउंटिंग करेंगे, जहाँ से हम ये काउंटिंग करना भूल गए हम, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे आप 1 2 3, ठीक है। यहाँ से आप कर लेंगे 2 मेथिल प्रोपेनॉल, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। 2 मेथिल लिखा है तो ये क्या हो गया, 1 और 2 पे क्या है, ये मेथिल है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, 2 मेथिल प्रोपेनल। चलिए यहाँ से देख सकते हैं 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 लिखा है, 2 पे लिखा है डाई मेथिल, यानी 2 मेथिल हैं, 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो ये 2 पे है, 2 मेथिल यानी 2 मेथिल हैं, डाई मेथिल है। तो ये 1 मेथिल इधर हो गया, 1 मेथिल इधर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पेंटोइक अम्ल क्या है, पेंटोइक अम्ल, तो इसको कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4, इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण यानी वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो जब वस्तु बिंब यानी दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो क्या बनेगा, अवतल दर्पण वस्तु से हमेशा बड़ा ही बनेगा, ठीक है। और वास्तविक याद रखिएगा ये सब। चलिए अगला प्रश्न है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है, समतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का। आप लोग से पूछा जाएगा किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। चलिए अगला देखते हैं हम, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध पूछा जाता है कि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है, तो f बराबर r/2, ठीक है, r/2 याद रखिएगा। यानी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सेंस आप अगर अच्छे से मतलब ये समझ लेते हैं, याद रहता है आप लोगों को कि दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी जितना वक्रता त्रिज्या रहेगी उसकी आधी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। लेकिन आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 है तो इसकी फोकस दूरी बताइए, तो आधी कर देना, बस पता चल जाएगा। यानी फोकस इसको वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी कर देना फोकस दूरी, बस क्या हो जाएगा पता चला। चलिए आगे हम बात करते हैं। और दर्पण की फोकस दूरी ये देखिए, जैसे मान लो कि ऑप्शन में आप लोगों को f बराबर r/2 अगर मतलब r/2 ना मिले, ठीक है, तो ये मिलेगा, देखिए f बराबर r/2, अगर नहीं है तो r बराबर 2f होगा। 2f क्यों, क्योंकि जो ये त्रिज्या r बराबर क्या होता है, r क्या होता है, त्रिज्या होती है, ये बराबर होती है किसके, 2f के। 2f यानी कि फोकस दूरी, f मतलब फोकस दूरी और 2 मतलब 2 गुनी, या देखिए डबल होती है, 2 का मतलब है डबल, या फिर इसको 2f लिख सकते हैं, 2f यानी डबल f मतलब डबल फोकस दूरी किसकी होती है, बराबर r की यानी त्रिज्या की। ये याद रखिएगा, ये कहीं पर भी आपको मिल जाए तो याद रखिएगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है और ये भी बता रहा है। चलिए जैसे प्रश्न देख लेते हैं, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगा, तो r बराबर ये वक्रता त्रिज्या
पूछा गया है क्या होगा। तो त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, और आर बराबर होता क्या है, 2f होता है। याद रखिए, तो फोकस दूरी इसमें कितना दिया है, 15 दिया है, और 15 इसको हम क्या करेंगे, गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है डबल होता है, तो डबल कर देंगे, 15 क्या डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छे से आप कर ले जाएंगे ये सब। लेकिन आप लोग से कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए ध्यान से, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे भी त्रिज्या ही पूछा गया, थोड़ा कन्फ्यूजन में है कि हाँ यहाँ पे उत्तल दर्पण दे दिया गया और यहाँ पे दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी पूछा गया है। वही चीज़ है, सेम टू सेम, ठीक है। आर बराबर 2f, यानी 2 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका डबल ही हो जाएगा बस। चलिए, अब लोग से पूछा जाता है मिश्र धातु किसे कहते हैं, या फिर पूछा जाएगा कि कांसा किन दो धातुओं से मिलाकर या किससे मिलकर बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से। चलिए पहले देख लेते हैं मिश्र धातु के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कन्फर्म है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अगर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा जाए कि मिश्र धातु होते हैं समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, या दोनों, या कोई नहीं, तो क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, या समांग कहते हैं, समांग होते हैं मिश्र धातु। ये देखिए, जैसे पीतल है, तो पीतल किससे मिलकर बना है, तो कापर का 70% भाग और जेडन यानी जिंक का 30% भाग मिलकर क्या बनता है, पीतल बनता है। इसका उपयोग अगर पूछा जाए तो तार मशीन के पुर्जे तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। और कांसा यानी कापर की बात की जाए तो 88% होता है, और एसन यानी टिन, एसन को हम क्या कहते हैं, टिन कहते हैं, यानी 12% होता है। यानी कांसा को बनाने में किन किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है, तो कापर और टिन का प्रयोग किया जाता है। ये बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाने में उपयोग किए जाते हैं। ये अमलगम नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। रासायनिक जो समीकरण होते हैं वो संतुलित करने के लिए आते हैं, या फिर आर करके अथवा करके पूछा जाता है कि आप कोई अभिक्रिया पे, मतलब जैसे कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया या संक्षारण या विस्थापन अभिक्रिया, ये सब पूछा जाता है। टिप्पणी लिखिए, या तो आपको टिप्पणी लिखना रहता है या फिर आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना रहता है। तो आपके यहाँ से मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे मान लो लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, यानी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन की क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। तो कैसे ये हमें रिएक्शन से लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ से दोनों का आप अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए पहले का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप क्या होगा, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है, देख लीजिए आप। ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि गैस है। CaCO3 ये क्या है, सॉलिड है यानी ठोस है। H2O क्या है, यानी जल है। ये क्या है, लिक्विड है। L का मतलब क्या होता है, लिक्विड। S से क्या होता है, सॉलिड, और G से क्या होता है, गैस। तो ये क्या है, देखो ये हो गया। दूसरे का जैसे आप लोगों से दूसरा क्या पूछा जाए, जैसे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट बनता है प्लस क्या बनता है, सिल्वर, तो यहाँ से ये हो जाएगा। तीसरे का एल्यूमिनियम का देख लीजिए, ये है रिएक्शन, आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और पढ़कर जाइए ये सब। या निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और इसमें चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर पूछा जाए आप लोगों से क्षारीय विलयन का pH है कितना होता है, क्षारीय विलयन का, तो याद रखिएगा 7 से क्या होता है, अधिक होता है, और 7 से जो कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 अगर किसी का है तो क्या होता है, उदासीन होता है। पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न अमाशयिक रसों यानी गैस्ट्रिक जूस का pH मान कितना होता है, तो 7 से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसमें HCl प्रबल अम्ल उपस्थित होता है। हाँ, HCl से प्रबल अम्ल से याद आया कि आप लोगों से अगर पूछा जाए खाने का नमक जो होता है यानी HCl, वो किससे बनता है, तो परवल अम्ल प्लस परवल क्षार से बनता है, ये याद रखिएगा। चलिए, परवल अम्लों तथा परवल क्षारकों द्वारा निर्मित लवणों का लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार कैसा होता है, यानी अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन, तो क्या होता है, उदासीन होता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो क्या है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा नहीं है। बेकिंग सोडा ये आप याद कर जाइएगा, फिटकरी का उपयोग, ठीक है, और सूत्र याद कर लीजिएगा आप लोग, और धामन सोडा का सूत्र और उपयोग याद कर लीजिएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र और उपयोग याद कर लीजिएगा, और विरंजक चूर्ण का
ये सब याद करके जाइए। कास्टिक सोडा हुआ या ठीक है धावन सोडा, ये सब याद करके जाइएगा। यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट थे मैंने लिया है यहाँ से, ठीक है, जो भी समय मिला, लेकिन ज़्यादा समय नहीं। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? तो Cl2 यानी क्लोरीन गैस निकलती है विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया में। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका NaHCO3 है, यानी खाने का सोडा जो होता है रासायनिक रूप से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है, अतः इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। ये क्वेश्चन देख लीजिए। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? यानी इसमें एक से अधिक का कथन। अब जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं ना, तो पूछने का तरीका जो क्या है कहीं ना कहीं बदल गया है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन सब सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन से, यानी पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। इसमें किया चूने पानी को दूधिया कर देती है, सही है। दूसरा है यह जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है, ये भी सही है। तीसरा, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है, ये सही है, लेकिन इसकी गंध तीव्र होती है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन देख लीजिए। ये सही होगा, ए तथा बी दोनों, मतलब एक और दो दोनों सही होगा, या एक, दूसरा और तीसरा तीनों सही होगा, या पहला, दूसरा और तीसरा, तो यही सही है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्पन्न गैस CO2 है, जो रंगहीन गंधहीन गैस है तथा उपरोक्त लक्षण प्रदर्शित करती है, यानी जो इधर तीनों बताए वो। चलिए ये देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। तो श्वसन अभिक्रिया की समीकरण लिखिए, या निम्नलिखित है, ये सब मतलब दे दिए यहाँ पे। मतलब क्या होता है? श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के उपचयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये देखिए, पढ़ लीजिएगा ये। और निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। जैसे मान लो आपको ऑब्जेक्टिव में ये तो आएगा नहीं, अतुलगोत्तरीय में आएगा वर्णनात्मक प्रश्न में, तो आप लोग से पूछा जाए संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया के द्वारा नष्ट होती जाती है संक्षारण कहलाती है। साम्यता या एक विनाशकारी प्रक्रम है, अतः इसे रोकना आवश्यक है। चलिए यहाँ से संक्षारण की बात करें तो यहाँ पे लोहे पर जंग लगना, जैसे 2Fe आयरन है, ये आयरन Fe को आयरन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फेरस लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, फिर क्या है? 3O2 प्लस, ये सब देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि समय बहुत क्या है कम। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल से तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्मित करता है, ठीक है, तथा ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय होकर विलयन, जिसे चूने का पानी कहते हैं, बनाता है। चूने के बुझने की क्रिया तथा बनने वाले विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यानी जब चूना बनता है, तो ये याद रखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पढ़ कर जाइएगा। इसमें पहला कह रहा है कि यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, या एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, या बनने वाले विलयन का pH मान 7 से अधिक है, या बनने वाले विलयन का pH मान 7 से कम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, दूसरा और तीसरा क्या है? सही है, बाकी सब क्या है? गलत है। यानी दूसरा सही है और क्या सही है? तीसरा सही है, ये बात याद रखिएगा। यानी ये वाला सही है और तीसरा ये वाला सही है। यानी यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और बनने वाले विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, 7 से कम नहीं होता, यह गलत हो जाएगा। और ये क्या है? ऊष्मा शोषी नहीं है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही क्या होगा? ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण यानी भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। NCERT से है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ये पढ़ लीजिए, यहाँ से ये संतुलित करने के लिए आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और ये विद्युत मोटर की क्रिया विधि पूछी जाती है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और एक एक चीज़ यहाँ से समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है जितना मैंने यहाँ से पूरा बताया है, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, इसमें अच्छा नंबर करके आएंगे। और एक बार
पेपर करने आने के बाद में मिला लेना, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है कि 50-60% 80% क्वेश्चन यहाँ से आ जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।